हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता था कि अर्लियर टाइम्स में जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो उस टाइम पे जो भी साइंटिस्ट थे वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को कैसे पता करते थे। तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे, तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, या उनकी सोल्यूबिलिटी, इसके बेस पे, या उनकी केमिकल रिएक्शंस करवाते थे किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ। तो इन्हीं के बेसिस पे वो उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को पता करते थे, क्योंकि उनके पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। और ये जो प्रोसेस होता था, इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और ये जो प्रोसेस होता था काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। और क्या दिक्कत आती थी, इस प्रोसेस के अंदर जो हमें मॉलिक्यूल या जो हमें सब्सटेंस है जिसकी स्ट्रक्चर को हमें पता करना है, उसका अमाउंट भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सभी मुश्किलें थी हमारे अर्लियर जो साइंटिस्ट थे उनके सामने, जब वो किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करना चाहते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे टाइम के साथ हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं और इसकी हेल्प से हम उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी स्ट्रक्चर को पता करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। मैटर का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। और जब हम किसी भी सब्सटेंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो वो सब्सटेंस उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और कुछ बची हुई रेडिएशन को अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देता है। तो इसी की हेल्प से हम उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स का पता कर सकते हैं, जिसका हम अभी आगे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे पता की जाती है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम डालते हैं। तो सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। ठीक है, तो ये होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप की होती है? तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम सब्सटेंस के ऊपर डाल रहे हैं, तो उसी के बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो हम कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर? तो 4 मेन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सी रेडिएशंस, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं, वो है यूवी विजिबल रेडिएशंस। और जो ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कि कोई भी अगर हमारे पास सैंपल है, कोई भी जो सब्सटेंस है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको पता करने के लिए हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज करेंगे। इसके बाद होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इंफ्रारेड रेडिएशंस मतलब जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसकी क्या एप्लीकेशन होती है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए भी हमें क्या पता चलता है? नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो मेनली जो अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता चलता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड,
डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पता चलता है, या कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में मेनली पता चलता है। और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें इन ग्रुप्स के बारे में तो पता चलता ही है, बाकी दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। इसके बाद थर्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमें पता चल सकती है। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी रेडिएशन के हो सकते हैं? एक्सरेज के या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज किस लिए करते हैं? क्या एप्लीकेशन है इसकी? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम सैंपल के ऊपर डाल रहे हैं, सब्सटेंस के ऊपर डाल रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसा कि आगे हम बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या एडवांटेज है। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जब हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पता करना होता है तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास अगर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे पुराने टाइम में, तो उस टाइम पे हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को पता करना चाहते थे तो वो एक काफ़ी मुश्किल काम होता था। लेकिन जब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड हैं उनको हमने डेवलप कर लिया है, उनको हमने खोज लिया है, तो इनकी हेल्प से हमें क्या क्या और हेल्प मिलती है, मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम कैसे आसानी से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अभी हम देखने वाले हैं। तो एडवांटेज क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की एडवांटेजेस क्या होती है? तो सबसे पहले एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की एडवांटेज ये है कि पहले जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करना चाहते थे तो उस स्ट्रक्चर को पता करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम बहुत ही कम समय के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड होते हैं इनकी हेल्प से जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीग्राम अगर हमारे पास सब्सटेंस हो तो इतने कम अमाउंट से भी हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम के अंदर हमें 100 मिलीग्राम या 100 ग्राम तक हमें सैंपल की ज़रूरत होती थी, तब जाके कहीं बहुत समय के बाद हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता कर पाते थे। थर्ड एडवांटेज क्या है कि ये जो मेथड होते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं तो क्या मतलब इसका फ़ायदा है, ये मेथड काफ़ी रिलायबल होते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें पता चलेगी तो हम 100% ये श्योर हो सकते हैं, 100 नहीं 99% ये श्योर हो सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से पता की है मॉलिक्यूल की, वही हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी। तो कहने का मतलब ये जो मेथड होती है हाईली रिलायबल है, मतलब इन मेथड पे हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या एडवांटेज है इसके अंदर, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मेथड होते हैं इनकी हेल्प से हम जो हमारे रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं तो इंटरमीडिएट की डिटेक्शन और इंटरमीडिएट की आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो एक तो ये एडवांटेज है। इसके बाद क्या है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करना चाहते हैं तो उसमें हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। उस सब्सटेंस का थोड़ा सा सैंपल हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के लिए हम निकालते हैं।
तो क्या होता है, जब हम उस सब्सटेंस को यूज भी कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा अमाउंट यूज भी कर लेते हैं, तो उसको यूज करने के बाद भी वो सैंपल हमारा एज इट इज रहता है। मतलब जब हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो सैंपल डाल देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता कर भी लेते हैं, तो उसके बाद भी जो हमारा सैंपल यूज होता है उसके अंदर, उसको हम वापस से रिकवर कर सकते हैं, वो हमारा सैंपल खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेज है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। इसके बाद अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन देखते हैं मैटर के साथ, कि सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे इंटरेक्ट करती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ऐसी कोई भी रेडिएशंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और ये दोनों फील्ड जिस डायरेक्शन में हमारी रेडिएशन जा रही है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, उस डायरेक्शन के भी ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो। मतलब एक ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही, साथ में जिस डायरेक्शन में वो रेडिएशन जा रही है उस डायरेक्शन के भी दोनों परपेंडिकुलर है। तो ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डायग्राम से अगर हम समझना चाहें, तो जैसे कोई रेडिएशन है अगर हमारी, ये मान लो एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस के अलोंग में ये प्रोपोगेट कर रही है, इधर ये मूव कर रही है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो क्या होगा, जब ये रेडिएशन इधर मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग में, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जेड एक्सिस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और रेडिएशन किधर मूव कर रही है हमारी, एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में ये जिस डायरेक्शन में हमारी रेडिएशन मूव कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये तो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इस तरीके से मैंने दिखाया है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग में है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस के अलोंग में है, इस तरीके से। तो ये वाई और जेड वाई एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस के अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी जो भी रेडिएशंस होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखते हैं हम, कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मूव करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैक्यूम में से भी प्रोपेगेट हो सकती है। तो क्या है, दिस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन। जैसे सन से हमारे पास रेडिएशन आ रही है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो सन से और अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए जो रेडिएशन है उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ये हमारे पास पहुंच जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा, दिस रेडिएशंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी मूव करने की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी फ्रीक्वेंसी से, कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर हम एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, E = hν। इस फॉर्मूले से हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को पता कर सकते हैं।
तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। और इसी में न्यू की वैल्यू हमें पता होती है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। ये वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी का एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये भी आ जाता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जब उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, इस ऑर्डर में जब हम उनका अरेंजमेंट कर देते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो जो ऑर्डर हमारे पास आता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैंने यहाँ पे शो की है। तो जब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, राइट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशन की है, कॉस्मिक रेज की। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिक्रीज हो रही है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इधर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो इधर हमारी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो कॉस्मिक रेज या गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और जो रेडियो वेव्स होती है इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हमें पता है कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कौन कौन सी रेडिएशन का यूज होता है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन का। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन की हम बात करें तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, जो यूवी रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, उनकी वेवलेंथ 100 से 400 नैनोमीटर। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से 400 नैनोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट होता है, ऐसे कोई शार्प कोई बाउंड्री नहीं होती है कि 100 पे बिल्कुल स्टार्ट हुआ और 400 पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक रेंज होती है हमारे पास। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हम रेंज की बात करें तो 100 से 400 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। और विजिबल जो रेज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 से 800 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। और विजिबल रेडिएशन के अंदर हमें पता है 7 रेडिएशन होती है विबग्योर के नाम से। विबग्योर में जब हम इधर जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, लैम्डा इधर इंक्रीज हो रहा है, और इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो रेड वाली जो वेवलेंथ है, रेड वाली जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इधर, और रेड वाली जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इधर जा रहे हैं हम, ये विबग्योर इधर है तो ये पूरा इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। वायलेट वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका हम एक ऑर्डर बना देते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो उसी ऑर्डर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो अब उसको वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल उसमें काम करते हैं किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जितने भी हमने अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप पढ़ी थी सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब हम क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि ये हमारा जो सैंपल होता है, जो भी हमारा मैटर होता है या जो भी हमारा सैंपल है जिसकी हमें जिसके मॉलिक्यूल्स के हमें स्ट्रक्चर पता करनी होती है, इस तरह से वो सैंपल ले लेते हैं एक सैंपल ट्यूब के अंदर।
उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस सैंपल के ऊपर डाली जाएगी तो ये सैंपल कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो इस सैंपल में से पास हो जाएंगी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे इस सैंपल के ऊपर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली है तो ये सैंपल कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये ट्रांसमिट कर देगा। 100% एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं सकता है किसी भी सैंपल के द्वारा, तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और बची हुई को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये होता है किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसीलिए इसका नाम है एब्जॉर्प्शन, कि हम सैंपल के द्वारा कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया है उसको हम मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी सैंपल कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के ऊपर। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या होता है कि जब ये सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी होगी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से जो मॉलिक्यूल होता है उसकी खुद की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में थे, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में थे, वो हायर एनर्जी लेवल में मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। तो इससे ये होगा। तीसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो वो केवल यूवी और विजिबल रेडिएशन से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना होता है उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो एनर्जी केवल यूवी विजिबल रेडिएशन होती है, वही रेडिएशन इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा सकती है। अगर इससे कम एनर्जी की रेडिएशन हम डालेंगे जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन या माइक्रोवेव रेडिएशन, वो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करवा पाती है, वो क्या करवा पाती है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन ही करवा पाती है। तो अभी हो सकता है कि आपको इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जैसे कि हमने ये बात की कौन सी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है और किसको हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस बोलते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और कोई भी सैंपल कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है ये डिपेंड करता है कि उस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है n=1, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम होती है। इससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो जब मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन, ये स्पेलिंग यहाँ पे इसकी गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। जब मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में होगा वो ग्राउंड लेवल से उठकर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और इस तरह की जो ट्रांजिशन होती है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होती है, जब मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन को या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ही नहीं होते हैं,
उन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में दूसरे एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। वो दूसरे एनर्जी लेवल्स का क्या नाम होता है? जैसे ये ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इनके बीच में क्या होते हैं, इस तरह से और भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ये जो एनर्जी लेवल है इनको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये कौन से एनर्जी लेवल हैं? ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में कौन से एनर्जी लेवल होते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में ये छोटे छोटे एनर्जी लेवल है, इनको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में इस तरीके से ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो क्या होता है, जब मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा n=1 से n=2 में डायरेक्ट चला जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मॉलिक्यूल हमारी लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जैसे इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक हमारे वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो उसको बोलेंगे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। अगर मॉलिक्यूल हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाएगा और उसको बोलेंगे रोटेशनल ट्रांजिशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होती हैं, जब यूवी और विजिबल रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कब होती है, जब इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। तो ये हमने देखा कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल या जब भी कोई भी सैंपल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, या जब भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती है तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अब उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी एनर्जी लेवल कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशंस हमारे मॉलिक्यूल के अंदर होती है। तो ये हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, ये वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एप्लीकेबल है कि किस तरह से कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कब करता है। तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब केवल तभी करेगा जब जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है, तो वो एनर्जी अगर हमारी दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल है, तो ही वो सब्सटेंस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी 10 किलो जूल है और हमारे दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 10 किलो जूल है, तो हमारा सब्सटेंस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हमारा दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 किलो जूल का है और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो 2 किलो जूल है, तो वो सब्सटेंस उस एनर्जी लेवल मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए,
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, या किसी दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के इक्वल होना चाहिए या किसी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के इक्वल। तो ये कंडीशन होती है कि कब कोई भी मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम एक चार्ट बना लें किसका, कि सब्सटेंस जो भी है हमारा, जो भी सैंपल है, उसने कितनी एब्जॉर्प्शन करी है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, तो उसी चार्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ए गिवन सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो क्या होगा, जैसे हमने दो चीज़ों के बीच में एक ग्राफ बनाना है, एक तो एब्जॉर्बेंस के बीच में और इधर क्या होगा हमारा वेवलेंथ। तो एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ का जो भी ग्राफ बनता है इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि किसी भी हमारा जो सैंपल है उसने रेडिएशन का कितना अमाउंट को एब्जॉर्ब किया है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो उसी को ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है कि जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसको मेजर करने के लिए कि कोई भी सैंपल कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मेजर करने के लिए, या हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसके काम आता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर हमारा सैंपल या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि जब सैंपल के ऊपर हम कौन सी रेडिएशन डाल रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, अगर वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन है तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये जो हमारा अगर सैंपल है इस पे हम कौन सी रेडिएशन डाल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रेडिएशन डाल रहे हैं, और फिर हम स्टडी कर रहे हैं कि ये सैंपल कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी।